नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गरीबों को नए साल का तोहफा अब केंद्र सरकार देगी। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार तोहफा देने वाली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत मुफ्त में अनाज मिलेगा गरीबों को। केंद्र सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। तो जानकारी के लिए हम बात करेंगे। दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विनीत, एक अच्छी खबर गरीबों के लिए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा सुमित, जिस तरह से गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी और इसका फायदा 80 करोड़ परिवार को होता था। तो निश्चित तौर पर इसमें बढ़ोतरी की है। साफ तौर पर मैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वह कोरोना की एक बार फिर से खतरे की आशंका आ रही है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह था, जब हमने देखा कि कोरोना का समय आया था, उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा था कि जान है तो जहान है। और उन्होंने यह भी बात कही थी कि एक एक जान जो है वो उनके लिए काफी महत्व रखता है और किसी भी की भी मौत जो है वो भूखमरी के कारण ना हो, इसीलिए यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना को अभी तक लगातार जारी रखा गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, केंद्रीय कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है, जिससे 80 करोड़ लोगों तक 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त में पहुंचाया जा सके प्रति महीना। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। OROP, वन रैंक वन पेंशन की जो योजना थी उसमें विस्तार देने का फैसला लिया है और अब 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों पर भी यह OROP की जो योजना है वह लागू होगी, जिसके कारण सालाना 8,450 करोड़ की रकम जो है वो खर्च जो है वो सरकार को वहन करना पड़ेगा और इसका भी फैसला जो है वो केंद्र सरकार ने लिया है। तो निश्चित तौर पर 2 बड़े फैसले जो हैं वो आज केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया। एक में जो गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त दिए जाते थे, उसे योजना को जारी रखने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। साथ ही साथ OROP स्कीम में बढ़ोतरी की विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट से। जी सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 बड़े फैसले मोदी कैबिनेट में लिए गए हैं। एक तो गरीबों को अनाज मिलेगा और दूसरा वन रैंक वन पेंशन OROP के फैसले में बदलाव हुआ है। 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों पर लागू होगा ये नियम। वन रैंक वन पेंशन लागू होगा। सरकार इस पर 8,450 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। बहुत शुक्रिया विनीत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चीन में कोरोना की सुनामी आई है। हालात डरावने होते जा रहे हैं। चीन से चला कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में नए साल के जश्न से पहले कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी। रिपोर्ट देखें। चीन में जारी कोरोना कहर के बीच भारत सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। देश में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए अब ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी गई। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद भोपाल में सीएम शिवराज ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं
और ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराने को कहा। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूस्टर डोज लगाने को कहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी का दौरा भी किया। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण भी किया। सारंग ने कहा कि हमारी सरकार कोविड को लेकर तैयार है। पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है। उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 163 नए केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,76,678 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,380 रह गई है। कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 की संक्रमण क्षमता ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा है। वेरिएंट 10 से 18 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। MP कांग्रेस ने नारा दिया है। ये नारा है नया साल बदलो सरकार। नया साल कमलनाथ सरकार। लेकिन कांग्रेस के इस नारे को MP कांग्रेस के नेता ही पलीता लगा रहे हैं, जिसका नजारा भोपाल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को भी मिला, जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही बीच में ही उठकर चले गए। MP विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में MP कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही और गुटबाजी चरम पर है। इसका ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब भोपाल में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल धैर्य खो बैठे और खुले मंच पर चंद्रप्रभाष शेखर और कमलेश्वर पटेल के बीच नाराजगी सार्वजनिक हो गई। इतना ही नहीं, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर कमलेश्वर पटेल निकल गए, जताते हुए कहा कि हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ विराजमान हैं, उनकी वरिष्ठता कम हो रही है। और बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने कह दी। फिर कभी समय निकालकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जी विराजमान हैं, आपकी वरिष्ठता खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस का ईगो और घमंड सामने आया है। कमलेश्वर पटेल को धैर्य रखना चाहिए, अब वह मंत्री नहीं है। देखिए, कांग्रेस का यही तो ईगो है, यही तो घमंड है कि किस प्रकार से वो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के प्रश्न चिन्ह वो अपना पर और अपने दल के ऊपर लगा देते हैं और इतनी जल्दी वो नाराज होकर के बाइकाट करके बहिष्कार करके चले जाते हैं। अब कमलेश्वर पटेल जी कोई आज की स्थिति में तो कोई मंत्री है नहीं, प्रोटोकॉल में विधायक हैं और अगर सीट नहीं मिली तो उनको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आचरण है, ये इस बात से परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस देखिए कितना प्रोटोकॉल चाहती है, कितना मान सम्मान स्वयं के लिए चाहती है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठ करके जाना एक जनप्रतिनिधि का, वो भी पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं और उन्हीं के दल के कार्यालय पे अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है तो उसमें बहिष्कार करने की क्या जरूरत है। लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र है ये हाथी के दांत है। MP में नए साल में कांग्रेस ने नया नारा दिया है, नया साल बदलो सरकार, नया साल कमलनाथ सरकार। साथ ही 1 जनवरी 2023 को कांग्रेस संकल्प दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी सार्वजनिक हो रही है, उससे ये नहीं लग रहा है कि नया साल में कमलनाथ सरकार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने MP में आयुष्मान योजना के तहत खर्च की गई राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह आरोप कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने लगाया है। वहीं बीजेपी से निराधार बता रही है। MP में आयुष्मान योजना घोटाले को लेकर सियासत चरम पर है। आयुष्मान योजना घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जयवर्धन सिंह ने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उनसे आयुष्मान योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच CBI से कराने की मांग की है।
जयवर्धन सिंह ने पत्र में स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि सदन में आयुष्मान योजना को लेकर गलत जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा कि सदन में दिया गया जवाब और आयुष्मान पोर्टल पर दी गई जानकारी दोनों अलग है। लिखित जवाब और पोर्टल के आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। सदन में दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल में आयुष्मान योजना में 114 अस्पताल जुड़े हैं। वहीं आयुष्मान के पोर्टल पर भोपाल जिले में लगभग 213 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। मैंने आज लिखा है पत्र सीएम साहब को कि इसमें एक हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए है, और इसमें आखिर ये जो पूरा घोटाला है कितनी करोड़ का है, कितने बड़े स्तर पर इसमें बेईमानी हुई है, ये जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। आयुष्मान योजना घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने जयवर्धन सिंह पर सियासत करने के आरोप लगा दिए और कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पहले से ही अलर्ट है। कांग्रेस के सवाल पूछने से पहले ही सरकार ने कार्रवाई की है। कई अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी विधायक बोले, आयुष्मान योजना में जयवर्धन लेट हो गए। लेकिन सरकार पहले से अलर्ट है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जयवर्धन सिंह जी के प्रश्न के पहले ही तब जब आयुष्मान योजना को लेकर के कई विसंगतियां आई है, कई कमी आई है, तो सरकार ने पहले से गंभीरता के साथ उसको संज्ञान में लिया है और 2-3 निजी अस्पतालों को के लाइसेंस तक निलंबित किया है। इसलिए कि वो मेरा भी प्रश्न था। अब जयवर्धन सिंह राजनीति करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान योजना में जयवर्धन सिंह जी लेट हो गए। आयुष्मान योजना को लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई है। जयवर्धन सिंह ने 20 मार्च 2020 से अब तक योजना के तहत अस्पतालों को दिए गए पैसे और अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी इसे एक सियासी स्टंट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहा है। इसे ईसाई और अन्य समुदायों में समन्वय की कोशिश कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें सियासत नजर आती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी का जनाधार घट रहा है। ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन के साथ संघ प्रमुख मस्जिद और मजार जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना नहीं देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल के इस हमले की वजह है संघ का क्रिसमस भोज। इस क्रिसमस भोज में जम्मू कश्मीर, केरल से लेकर एमपी तक से चर्चों के प्रमुख बुलाए गए हैं। संघ ये तो हमेशा से ही कांग्रेस के निशाने पर रहा है। कांग्रेस संघ पर हिंदुओं के नाम पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाते आया है और ऐसे में संघ का ये क्रिसमस भोज कांग्रेस को नहीं भा रहा। सीएम भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी के घटते जनाधार को बचाने की कोशिश बताई है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और ऐसे में संघ प्रमुख मस्जिद मजार जा रहे हैं, क्रिसमस भोज का आयोजन करवा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि वो क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना नहीं देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। देश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। एमपी में भी चर्चों पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। धर्मांतरण को लेकर आरएसएस का रुख हमेशा से ही सख्त रहा है और ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि आरएसएस राष्ट्र की सेवा करता है, धर्म के नाम पर विभाजन नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसमें कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया।
कि कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है उससे आरएसएस दूर रहेगा, वो हमेशा सबके साथ रहे। पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था, वो ना देख पाए न समझ पाए। कांग्रेस अपनी चिंता करे। माननीय भूपेश बघेल जी अब किन विचारों में मस्त हैं और किन चश्मे से देख रहे हैं वो देश की राजनीति को, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है हिमाचल। तो ये भाजपा के सिमटने की बात कर रहे हैं। भाजपा को पूरे देश के अनेक प्रदेशों की जनता ने स्वयं चुनकर सेवा के लिए नियुक्त किया है। संघ समर्थित राष्ट्रीय ईसाई मंच इस भोज का आयोजन कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री क्रिसमस भोज की मेजबानी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल संघ के क्रिसमस भोज को जनाधार बचाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे वसुदेव कुटुंबकम की सोच बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ग्रामीण अंचलों को शहरों से जोड़ने के लिए सार्वजनिक सोसाइटी के जरिए जिले में 6 बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन सिटी बस की योजना शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ठप हो गई। कबाड़ में खड़ी ये बसें बड़े अरमान से शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इसके पहिए थम गए। कबाड़ हो चुकी इन बसों में बैठने वाले गद्देदार सीटों को चूहों ने कुतर दिया है। पहिए निकल गए हैं, जिसके चलते दूरस्थ अंचल के ग्रामीणों को आज निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। उधर तो बसें नहीं चलती है क्या गांव तरफ? पहले सिटी बस चलती थी? चलती थी। अब क्या हो गया? अब बंद हो गया। कितना दिक्कत हो रहा है ये बड़ा? तो दिक्कत तो हो ही रहा है भैया। कैसे दिक्कत हो रहा है? आने जाने वाला कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई गांव जाएगा। सिटी बस बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाके के लोग हो रहे हैं। आज ग्रामीणों को निजी बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से रोजाना शहर आने वालों ने कहा कि सिटी बस गांव के लोगों के लिए वरदान था। लोगों को जिला मुख्यालय तक आने जाने में अब काफ़ी असुविधा हो रही है। जब से सिटी बसें बंद हुई है, लोग ऑटो व टैक्सियों के भरोसे हैं। अधिकतर न्यायालय, जिला कार्यालय आने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार प्रथा ने इस योजना को ठप कर दिया। जब तक बस नहीं थी, ठेकेदार ने कमाई कर अपनी जेब भरी और खराब होने पर बसों को खड़ा कर दिया। कहते हैं कि स्कूल के बच्चे कबाड़ से जुगाड़ कर मॉडल बनाते हैं। अब नगर पालिका कोंडागांव में इन कबाड़ बसों को जुगाड़ कर चालू करने की तैयारी में है और नगर पालिका अधिकारी के अनुसार करीब 46 लाख का बजट दिया हुआ है ताकि इस बड़ा बस को सड़क पर दौड़ा सकें। बहरहाल देखना होगा कि इस कबाड़ के जुगाड़ से कब तक ये बस तैयार होती है और कब लोगों को सुविधा मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। हमारा देश परंपराओं का देश है, जहां हर परंपरा का निर्वहन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। एक ऐसी है परंपरा का पालन रतलाम में भी हो रहा है, जहां इस जमाने में लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बैलगाड़ी से सफर करते हैं। आप भी देखें। बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और दौड़ती बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार श्रद्धालु, ये सब किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि आज के जमाने में जहां बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर बैठकर लोग शान से चलते हैं, वहीं सड़कों पर दौड़ रही इन बैलगाड़ियों पर बैठकर यात्रा करना कल्पना से परे है। इससे पहले कि आपकी जिज्ञासा बढ़े, हम आपको बता दें कि बैलगाड़ी पर जा रहे लोग एक परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंपरा जो उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जी हां, ये परंपरा कहीं और नहीं बल्कि रतलाम की है, जहां बिबडौर तीर्थ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आज भी बैलगाड़ी से ही जाते हैं। सभी श्रद्धालु बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरिया नाथ के जन्मदिन पर लगने वाले मेले में जा रहे हैं।
मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बैलगाड़ी से ही जाते हैं। ये विबड़ो तीर्थ जो है आदिनाथ भगवान का, आदेश्वर दादा का काफ़ी प्राचीन तीर्थ है। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है कि सब बैलगाड़ी ही मोस्टली यूज़ करते थे, पहले व्हीकल नहीं होते थे इसलिए। और दिन भर वहाँ पर जाते, कोई टिफ़िन पार्टी करता है, कोई कैसा एंजॉय करता है, लकड़ी के झूले रहते हैं और मेन तो सभी का दादा का दर्शन करने का रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी जैन हैं वो सभी आज के दिन दादा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। देव भगवान का चिन्ह जो है वो बैल है, इसीलिए हम बैलगाड़ी से जाते हैं। और पहले ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे तो बैलगाड़ी से ही जाते थे, इसलिए वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हर साल बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरियानाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इस सिद्ध क्षेत्र में प्रभु केसरियानाथ का रत्नों से विशेष श्रृंगार किया गया। एक तो ये आस्था का केंद्र है नंबर 1, और फिर नंबर 2 की ये आदेश्वर भगवान के दर्शन करके पूरे वर्ष भर की सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। बैलगाड़ी से, पहले ज़माने में बैलगाड़ी से ही आते थे, तो अभी भी बैलगाड़ी से आने की प्रथा है। अभी भी बैलगाड़ी से पब्लिक यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब अलग अलग वाहन हो गए तो अलग अलग वाहन से आते हैं, बहुत से पैदल आते हैं। इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ हर चीज में परंपरा का पालन होता है। मेले में झूले भी परंपरागत हैं। यहाँ आज भी हाथों से चलाए जाने वाले लकड़ी के झूले लगाए जाते हैं। परंपराओं के इस मेले का लोग हर साल शिद्दत से इंतजार करते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। आइए अब एक 15 सेकंड में खबर।